क्या लॉ एग्जाम्स का डर आपको रात भर जगा रहा है? अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं तो एग्जाम का प्रेशर, खास करके मीडिएशन और आर्बिट्रेशन जैसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट का बहुत ज्यादा हो सकता है। लास्ट मिनट पे इतना सब कुछ रिवाइज करना काफी टफ है। तो चलिए इसको आसान बनाते हैं और मिलकर इसको अच्छे से समझते हैं। ओके, तो ये रहा आपका ऑफिशियल सिलेबस। देखने में तो ये बिल्कुल एक पहाड़ जैसा लग रहा है, काफी डरावना है ना? लेकिन हमारा गोल क्या है? इसमें से एक साफ रास्ता निकालना। और इस सेशन के एंड तक आपके पास एक सॉलिड फ्रेमवर्क होगा कि ये सारे टॉपिक्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। तो ये रहा हमारा रोड मैप। हम शुरू करेंगे एडीआर के बेसिक्स से, फिर गहराई में जाएंगे आर्बिट्रेशन को समझने के लिए, उसके बाद आर्बिट्रल अवार्ड की पूरी लाइफ साइकिल को देखेंगे, फिर मीडिएशन, लोक अदालत और आखिर में एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉस का रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, हमें कोर्ट्स के अलावा किसी और चीज की जरूरत ही क्यों है? इसका सीधा सा जवाब है हमारा जुडिशियल सिस्टम, जो अक्सर इतना ओवरबर्डन्ड है कि सालों तक केस चलते रहते हैं। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आता है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी कि एडीआर। तो आखिर ये एडीआर है क्या चीज? बिल्कुल आसान शब्दों में, ये झगड़ों को कोर्ट के बाहर सुलझाने का एक तरीका है। इसका मेन मकसद सिर्फ किसी एक को जिताना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सोल्यूशन निकालना है जिस पर दोनों पार्टीज राजी हों। जैसा कि स्लाइड पे लिखा है, इट्स अबाउट फाइंडिंग अ सोल्यूशन, नॉट जस्ट अ वर्डिक्ट। अब यहाँ पर इनका डायरेक्ट कंपैरिजन देखते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तरफ है लिटिगेशन, जो कि फॉर्मल है, महंगा है और जिसमें बहुत टाइम लगता है। दूसरी तरफ है एडीआर, जो इनफॉर्मल है, सस्ता है और जल्दी हो जाता है। लिटिगेशन में एक जीता है, एक हारता है, लेकिन एडीआर में हम एक विन विन सिचुएशन बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए अब देखते हैं एडीआर की सबसे फॉर्मल टाइप को, यानी आर्बिट्रेशन। इस पूरे प्रोसेस को गवर्न करता है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996। आप इसको एक तरह का प्राइवेट कोर्ट समझ सकते हैं। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेक्शन 5, इसे स्टे आउट रूल भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई भी कोर्ट आर्बिट्रेशन के प्रोसेस में दखल नहीं दे सकती जब तक कि एक्ट खुद उसकी इजाजत ना दे। आर्बिट्रेशन की आजादी के लिए ये सेक्शन बहुत जरूरी है। तो आर्बिट्रेशन शुरू कैसे होता है? चलिए इस रास्ते को देखते हैं। स्टेप 1 है सेक्शन 7 के अंडर एक रिटन एग्रीमेंट। स्टेप 2, अगर कोई पार्टी इस एग्रीमेंट के बावजूद कोर्ट चली जाती है तो सेक्शन 8 के तहत कोर्ट उन्हें वापस आर्बिट्रेशन में भेज सकती है। स्टेप 3, सेक्शन 11, जहां पार्टीज आर्बिट्रेटर अपॉइंट करती हैं। और आखिर में स्टेप 4, जहां आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल खुद डिसाइड करता है कि उसके पास केस सुनने का जुरिस्डिक्शन है या नहीं। और वो आखिरी स्टेप हमें सेक्शन 16 के प्रिंसिपल पर ले आता है, जिसे कहते हैं कॉम्पिटेंस। इसका सीधा सा मतलब है कि आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के पास ये पावर है कि वो अपने ही जुरिस्डिक्शन पर रूल कर सके। स्लाइड पर जो एनालॉजी दी है वो परफेक्ट है, जैसे एक फुटबॉल रेफरी अपने ही फील्ड पर रूल्स डिसाइड करता है। ओके, तो आर्बिट्रेटर ने अपना डिसीजन दे दिया, जिसे हम आर्बिट्रल अवार्ड कहते हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है? चलिए इस अवार्ड के पूरे सफर को देखते हैं। ये टेबल की सेक्शंस को समझने के लिए बहुत ही जरूरी है। सेक्शन 31 बताता है कि अवार्ड रिटन, साइंड और रीजन होना चाहिए। सेक्शन 34 पर खास ध्यान देना है। इसमें अवार्ड को सेट असाइड करने के ग्राउंड्स दिए गए हैं। और ये बात हमेशा याद रखना, ये अपील नहीं है। ग्राउंड्स बहुत लिमिटेड हैं, जैसे कि पेटेंट इलीगैलिटी या अगर अवार्ड पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो। फिर सेक्शन 36 बताता है कि अवार्ड कैसे कोर्ट डिग्री की तरह इन्फोर्स होता है। और सेक्शन 37 में कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर्स पर लिमिटेड अपील्स की बात है। ये टाइमलाइन उस पूरे प्रोसेस को बिल्कुल साफ दिखा रहा है। जिस दिन अवार्ड दिया जाता है उस दिन से सेक्शन 34 के अंडर 90 दिन का चैलेंज विंडो खुल जाता है। अगर इन 90 दिनों में अवार्ड सेटिस्फाइड नहीं होता तो ये बिल्कुल एक कोर्ट की डिग्री की तरह एनफोर्सेबल हो जाता है। आर्बिट्रेशन से आगे बढ़ते हैं और अब फोकस करते हैं मीडिएशन पर। देखिए आर्बिट्रेशन में फैसला सुनाया जाता है, लेकिन मीडिएशन एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस है। यहाँ एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी दोनों पार्टीज की मदद करती है ताकि वो खुद एक सोल्यूशन तक पहुंच सके। ये स्लाइड एक बहुत बड़ा फर्क बताती है। एक मीडिएटर जो है वो एक फैसिलिटेटर है। उसका काम है एक विन विन सोल्यूशन ढूंढने में मदद करना। उसकी पावर पार्टीज को गाइड करने में है। इसके आगे आर्बिट्रेटर एक जज की तरह काम करता है। वो फैसला सुनाता है जिसमें एक जीतता है, एक हारता है और उसके पास एक बाइंडिंग डिसीजन देने की पावर होती है। तो मीडिएशन का प्रोसेस कैसा दिखता है? पहला, ओपनिंग, जिसमें रूल्स सेट किए जाते हैं और कॉन्फिडेंशियलिटी की बात होती है। दूसरा, जॉइंट सेशन, जहां पार्टीज अपनी अपनी कहानी बताती हैं। तीसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट है कॉकस। इसमें मीडिएटर दोनों पार्टी से अकेले में मिलता है ताकि उनके हिडन इंटरेस्ट्स को समझ सके। और आखिर में अगर सब ठीक रहा तो सेटलमेंट अग्रीमेंट तैयार किया जाता है। लेकिन ये हिडन इंटरेस्ट्स हैं क्या? इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है द ऑरेंज एनालॉजी। मान लीजिए दो लोग एक संतरे के लिए लड़ रहे हैं। मीडिएटर ने उनसे पूछा तो पता चला कि एक को तो जूस पीना था और दूसरे को सिर्फ केक बनाने के लिए उसका छिलका चाहिए था। दोनों को वो मिल गया जो उन्हें सच में चाहिए था। यही है मीडिएशन की ताकत। और इसी के साथ हम आते हैं एक बहुत बड़े अपडेट पर, द मीडिएशन एक्ट 2023। इस एक्ट ने मीडिएशन को एक फॉर्मल लीगल फ्रेमवर्क दे दिया है। इसके की पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, प्रोसेस पूरा करने के लिए अब 180 दिन की टाइम लिमिट है। सेटलमेंट अग्रीमेंट को सख्ती से लागू किया जा सकता है और कमर्शियल सूट्स के लिए केस फाइल करने से पहले मीडिएशन अब जरूरी यानी मैंडेटरी हो गया है। अब चलिए एडीआर के इकोसिस्टम को थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं कि लोक अदालत और इससे जुड़े दूसरे लॉज इस पूरी पिक्चर में कहां फिट होते हैं। ये स्लाइड एडीआर की कानूनी नींव को दिखाती है। आर्टिकल 39A इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल जड़ है, जो फ्री लीगल एड की बात करता है। सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी एक पुल की तरह काम करता है, जो जजेस को एडीआर सजेस्ट करने की ड्यूटी देता है। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 लोक अदालत का पेरेंट एक्ट है। और हाल ही का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 मीडिएशन सेल्स बनाना जरूरी करता है। ये एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। लोक अदालत और परमानेंट लोक अदालत में क्या फर्क है? इस टेबल को देखिए। रेगुलर लोक अदालत टेम्पररी होती है और सेटलमेंट के लिए दोनों पार्टीज की रजामंदी जरूरी है, जबकि परमानेंट लोक अदालत यानी पीएलए पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये केस को मेरिट्स पर डिसाइड कर सकती है, भले ही पार्टीज राजी ना हो।
दोनों के अवार्ड्स फाइनल होते हैं और उनकी कोई अपील नहीं होती। चलिए अब आते हैं इस रिव्यू के सबसे हाई इम्पैक्ट पार्ट पर, वो लैंडमार्क जजमेंट्स जो आपको एग्जाम के लिए जानने ही चाहिए। इन 4 की केसेस को जल्दी से देखते हैं। पहला, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर। इसने बताया कि सेक्शन 89 सीपीसी के अंडर कौन से केसेस एडीआर के लिए फिट हैं। दूसरा, बैल्को केस, जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इसने सीट और वेन्यू के बीच का फर्क समझाया। तीसरा, पर्किंस ईस्टमैन। इसने एक पार्टी द्वारा अकेले आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने की प्रैक्टिस को रोक दिया। और आखिर में पटेल ऑटोमेशन, जिसने कंफर्म किया कि कमर्शियल सूट्स के लिए केस से पहले मीडिएशन जरूरी है, यानी मैंडेटरी। ये लीजिए आपके आंसर राइटिंग के लिए एक गोल्डन की, एक लैटिन मैक्सिम, अब अबूसु अड यूज सम नॉन वैलिड कॉन्सिक्वेंसिया। इसका मतलब है किसी चीज के गलत इस्तेमाल से उसके सही इस्तेमाल की वैल्यू खत्म नहीं हो जाती। आप इसको अपने आंसर में यूज कर सकते हैं ये आर्ग्यू करने के लिए कि भले ही कभी कभी एडीआर प्रोसेस का गलत इस्तेमाल होता है डिले करने के लिए, लेकिन इससे पूरे सिस्टम की अहमियत कम नहीं होती। कुछ सवाल जवाब से पहले चलिए एक सुपर फास्ट 30 सेकंड का रिवीजन कर लेते हैं सारे कोर कॉन्सेप्ट्स का। तैयार है, शुरू करते हैं। आर्बिट्रेशन, प्राइवेट जज बाइंडिंग डिसीजन जिसे अवार्ड कहते हैं, कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर। की लॉ एक्ट ऑफ 1996। मीडिएशन, न्यूट्रल फैसिलिटेटर, पार्टीज को अग्री करने में मदद करता है, नॉन बाइंडिंग जब तक साइन ना हो। की लॉ एक्ट ऑफ 2023। और लोक अदालत, जनता की अदालत, कॉम्प्रोमाइज पर बेस्ड, जिसका अवार्ड कोर्ट डिक्री की तरह फाइनल होता है। बस यही है इसका सार। चलिए अब आपकी बारी है एक क्विक Q&A की। पहला सवाल, क्या आर्बिट्रल अवार्ड को सेक्शन 34 के अंडर अपील किया जा सकता है? सोचिए एक सेकंड के लिए। जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। एक अवार्ड को सेक्शन 34 के अंडर सिर्फ सेट असाइड किया जा सकता है, और वो भी बहुत ही लिमिटेड ग्राउंड्स पर, जैसे कि पेटेंट इलीगैलिटी। ये अपील नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखिएगा। अगला सवाल, किसके पास ज्यादा पावर होती है, एक मीडिएटर के पास या एक लोक अदालत के चेयरपर्सन के पास? सही जवाब है लोक अदालत चेयरपर्सन। और ऐसा इसलिए क्योंकि एक मीडिएटर सिर्फ पार्टीज के बीच समझौता करा सकता है, वो अपना फैसला थोप नहीं सकता, जबकि एक लोक अदालत कॉम्प्रोमाइज के आधार पर एक बाइंडिंग अवार्ड पास कर सकती है। तो हमने पूरा फ्रेमवर्क कवर कर लिया है, एडीआर की जरूरत से लेकर हर प्रोसेस की डिटेल्स तक। और अब आप पूरी तरह से तैयार हैं। जाइए और अपने एग्जाम में रॉक कीजिए। ऑल द बेस्ट। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। और हाँ, अगर आप किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें।